Hello, good morning everyone. Okay, so we have done 4 heads of income, that is income from salary, income from business and profession, income from house property, and income from capital gain. We have done with the 4 things. Okay, so next is a 1 second. यहाँ पे आप स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे ये बैंक है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, कोई एटीएम में जा रहा है, हो सकता है कोई लोन का लाइक कोई डिपॉजिट करने जा रहा होगा, कोई अलग सेक्शन में जा रहा है। सो ये अलग अलग सेक्शन है, यहाँ पे लोग अपने अपने काम से बैंक में जा रहे हैं। ठीक है, तो बैंक में अगर जा रहे हो आप, तो उसमें हम लोग को बैंक में जाने के बाद हम लोग को क्या होगा, अगर मैंने डिपॉजिट किया होगा तो मुझे 3% के हिसाब से या 4%, अभी तो कम हो गया है, 4% था पहले, अभी तो 3.25 हो गया है। तो 3.25 के हिसाब से मुझे क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा अगर मैंने डिपॉजिट किया है तो, सेविंग डिपॉजिट किया है तो। फिर अगर आप बोल रहे हो कि नहीं हम लोगों ने तो एफडी किया हुआ है, आरडी किया हुआ है, मतलब कोई भी टाइप का आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपके बैंक में, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जब इंटरेस्ट मिला है तो उसका क्या, सो वो भी गवर्नमेंट पूछ रही है। ये आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, नेक्स्ट इमेज में क्या समझ में आ रहा है? हेलो, ट्रैक्टर चला रहा है। तो ये जो हो रहा है वो आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर है। तो अभी मैं जब मतलब यहाँ पे कोई पर्सन है, अगर वो एग्रीकल्चर कर रहा है, सो उससे भी अगर उसको इनकम आता रहेगा तो उसका क्या, उसको क्या करने का। सो ये सब बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम लोग को यहाँ पे सीखने हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान बैंक में जाता है, बैंक में जाने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, सो उसमें मतलब वो इनकम को मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, या टैक्स पे करूँ या नहीं करूँ, या एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है या नहीं करना है। फिर नेक्स्ट इज सबलेंट फॉर रेंट, मतलब यू ऑल्सो, मतलब आप पहले से ही रेंट पे हो और फिर आपने किसी और को रेंट पे दिया, उसको सबलेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हाउस प्रॉपर्टी मेरा है, मैंने आपको रेंट पे दिया, सो ये नॉर्मल इनकम है जो आप मुझे इनकम दो, मतलब जो मुझे आप रेंट दोगे, तो मैं कौन से हेड में टैक्स पे करूंगी, दैट इज रेंटल इनकम, तो वो मुझे हाउस प्रॉपर्टी में जाकर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो आपको हाउस प्रॉपर्टी जो आपको भाड़े पे दिया है, अभी क्या हुआ, आपने मुझे तो रेंट दे दिया, तो मेरा इनकम था तो मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बता दिया। लेकिन आपने क्या बोला, ये जगह आपको इतना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो आपने भी किसी और को भाड़े पे दे दिया आगे, तो आपने किसी और को भाड़े पे दिया, उसको सबलेट बोलते हैं। तो उसको इनकम पे क्या करेंगे हम लोग, उसको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। फिर नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो फैमिली पेंशन है, तो फैमिली पेंशन है तो उसमें भी मतलब टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो हमको यहाँ पे देखना है। क्योंकि नॉर्मल पेंशन तो हम लोग ने इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, बट व्हाट अबाउट फैमिली पेंशन। ओके, सो ये सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है। फिर नेक्स्ट इज डिविडेंड, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी है, यहाँ पे CFU करके जो है वो कंपनी है, वहाँ के मेंबर्स लोग हैं यहाँ पे, सब यहाँ पे लोग ने इन्वेस्ट किया होगा, पैसे यहाँ पे डाले होंगे, तभी वो जो कंपनी है वो आपको डिविडेंड के रिटर्न में देगी। अगर आपने ये कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, डिबेंचर्स खरीदे हैं, जो भी होगा, वो कंपनी से आपको क्या होगा, डिबेंचर लिया होगा तो इंटरेस्ट आएगा, फिर वो इंटरेस्ट का क्या है, तो इनकम आपका। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, सो डिविडेंड का क्या, सो वो सब हम लोग यहाँ पे करना है। तो हम लोग का टॉपिक है जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज अगर ये सब इनकम है, तो ये सब इनकम में क्या होगा, मतलब बाकी जो हेड में नहीं आया वो हम लोग को ये हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया, ये हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब ये रेसिडुअल हेड है। अगर जो भी आपको 4 हेड में अगर आपको किधर भी नहीं हो पाया टैक्सेबल, तो आपको ये हेड में जाके टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो विल सी वन बाय वन। फर्स्ट इज डिविडेंड इनकम। सो डिविडेंड इनकम में भी यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, अगर आपको ये डिविडेंड कंपनी सॉरी डिविडेंड जो आपको मिल रहा है, आपको इंडियन कंपनी से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल से एक ABC लिमिटेड है, मैंने वो कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अभी वो ABC कंपनी में मैंने शेयर्स खरीदा, वो मुझे डिविडेंड दे रहा है,
तो एबीसी लिमिटेड है ना, मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड हो गया, मतलब इंडियन कंपनी है, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ये तो इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट होगा। मतलब वो जो वहां से मुझे डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं पे करना है, दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। 1034 के अंदर उसको आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बोला है कि अगर आपको आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मतलब जो है उसका नाम है, वहां पे इन्वेस्ट किया है और वहां से आपको जब डिविडेंड मिल रहा है तो वो क्या होगा, वो भी एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1035। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉरेन में इन्वेस्ट किया है, फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो अगर वहां से आपको डिविडेंड आ रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्लियर हुआ? तो हम लोग को यहाँ पे क्या याद आता है, अगर मुझे डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट फुल्ली टैक्सेबल है। बाकी दोनों कंपनी से मिलेगा, इंडियन कंपनी हो या म्यूचुअल फंड से मिला हो, वो मेरा एग्जेम्प्ट है। क्लियर हो गया एवरीवन? यस। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग को देखना है एग्रीकल्चर, क्योंकि मैंने अभी आपको जो भी पॉइंट्स बताया कि वो सब जो भी है वो सब आपको यहाँ पे कवर होता है, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। तो फर्स्ट बोला है कि रिसीव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब अगर आपका लैंड जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है और अगर वहां से आप एग्रीकल्चर कमा रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने सेकंड इमेज में देखा था, वो आपने बोला था कि वो ट्रैक्टर चला रहा है, तो वो एग्रीकल्चर जो कर रहा है उसका लैंड कहाँ पे वो आपको देखना पड़ेगा। अगर लैंड इंडिया में है तो एग्रीकल्चर इनकम ये है, बेसिक नेसेसिटी है, आपको ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है। ओके, तो इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं वो लैंड जो है वो आउटसाइड इंडिया है, फिर वो बाहर लैंड बाहर है, एग्रीकल्चर मेरा बाहर होता है लेकिन मैं एग्रीकल्चर का इनकम इंडिया में लेके आता हूँ, तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्योंकि लैंड आपका कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया है। तो फिर इनकम लेके कहाँ पे भी आओ तो टैक्स लगेगा ही, क्योंकि आपको मेन लैंड के ऊपर है। समझ में आया? लैंड इंडिया में रहेगा तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, लैंड आउटसाइड इंडिया है तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। नेक्स्ट इज कैजुअल इनकम, जो आपने ऐसे ही कैजुअली कमा लिया, चलते फिरते अगर आप बोलो आपने ऐसे ही कमा लिया, फॉर एग्जाम्पल से आप फोन पे थे और ऐसे ही चल रहे थे रोड पे, ऑन द वे ही आप थे और आपने सुना ऐसे ही नॉर्मली दो जन रास्ते पे बात कर रहे थे और आपने सुन लिया कि आज यहाँ पे ये वाले ग्राउंड पे तो हॉर्स रेस है। सो आपको क्या लगा, आपको बहुत इंटरेस्ट है ये सब चीज़ में, तो आपने बोला अरे यार चलो ना ठीक है, थोड़ा पैसा भी है, इन्वेस्ट कर लेते, पैसा आएगा, फायदा हो जाएगा, 10,000 है 50,000 बनेगा अगर अपना घोड़ा जीत गया तो आपको आइडिया भी है ये सब चीज़ में, तो आपने सिर्फ सुना और आपने लाइक इन्वेस्ट कर दिया उसके पीछे और आपने उसमें कमा लिया कैजुअल इनकम, 50,000 कमा लिया। सो वो इनकम का क्या करने का भी, तो वो सब पे भी आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। नॉर्मल केस के हिसाब से कैजुअल इनकम का जो परसेंटेज है वो अलग है। नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मल हम लोग ने स्लैब रेट अभी तक पढ़ा नहीं है, हम लोग को पढ़ना है, स्लैब रेट हम लोग पढ़ेंगे, बट वो नॉर्मल इनकम के लिए काम आएगा, वो आपका कैजुअल इनकम के लिए काम नहीं आएगा, बिकॉज कैजुअल इनकम का जो टैक्स रेट है दैट इज 30% सेपरेट लगने वाला है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने भले कैजुअल इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लिया हो, नो डाउट, लेकिन जब आप टोटल इनकम पढ़ेंगे हम लोग, टोटल इनकम मतलब क्या होगा, कोई भी पर्सन का टोटल इनकम हम लोग को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल से कोई भी एक पर्सन है, उसका सैलरी इनकम आता है, जरूर सैलरी इनकम आने के बाद भी उसका अदर इनकम तो होगा ही, बैंक में इन्वेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट आएगा, वो तो फिक्स ही होता है। मतलब सैलरी के साथ भी किसी किसी का अदर इनकम तो होता ही है, मतलब दो हेड ऑफ इनकम हो गए इसमें, तो मुझे टोटल इनकम चाहिए, तो दोनों हेड का टोटल मुझे बताओ। तो सेम वे यहाँ पे भी वही होगा, आपको क्या करना है, सबका टोटल लेना है, बिकॉज नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट अलग है और कैजुअल इनकम का टैक्स रेट अलग है। सो इन केस अगर आपको पता चलता है कि कोई भी इनकम, कोई भी पर्सन का कैजुअल इनकम है, तो कैजुअल इनकम का 30% फ्लैट टैक्स रेट लगता है, आपके इनकम पे 30% सीधा आपको टैक्स दे देना है उसके ऊपर। ओके, बट कैजुअल इनकम मतलब क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि लॉटरी, चलते फिरते आपने लॉटरी का दुकान देखा, शॉप देखा, आपने लॉटरी खरीद लिया और आपका लक अच्छा था तो आपको नंबर्स अभी आपके हिसाब से आ गए तो आप जीत गए लॉटरी में, तो आपका कैजुअल इनकम हुआ क्योंकि कुछ भी नहीं किया आपने और ऐसे ही पैसे कमा लिए। आप देख सकते हो नेक्स्ट इज हॉर्स रेस, यहाँ पे आपने हॉर्स रेस के लिए अगर आपने बोला रहेगा कि मेरा काला घोड़ा है
अगर यही जीतेगा, ऐसा कुछ रहता है ना, तो अगर ऐसा कुछ रहा तो कैजुअल इनकम। फिर नेक्स्ट आप बोल सकते हो गैम्बलिंग वगैरह कर रहा है, आपने कुछ गैम्बलिंग कर रहे हो और आप जीत गए, सो वो भी आपका कैजुअल इनकम हुआ। कसिनो वगैरह में जाके का ये आप खेलते हैं ना, वो सब वो है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो स्पोर्ट्स बेटिंग, नॉट स्पोर्ट्स बेटिंग, कोई भी टाइप का बेटिंग हो। नॉर्मली हम लोग स्पोर्ट्स में बेटिंग लगाते हैं, बैट लगाते हैं ना, अगर ऐसा कुछ भी है बैट लगाने के बाद अगर आप बैट जीत भी जाते हो तो दैट इज योर कैजुअल इनकम। सो यहाँ पे आई हैव टेकन एज अ स्पोर्ट्स बेटिंग, बट नॉर्मली स्पोर्ट्स में ज़्यादा बैटिंग वगैरह होता है। नॉर्मली वो ड्रीम इलेवन जैसा ही होगा ये भी, तो आपका वो सब कैजुअल इनकम ही है। ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so next is family pension. We have seen the topic before, so we have to read with the family pension. क्या होता है family pension? फैमिली पेंशन मतलब क्या? नॉर्मली पेंशन हम लोग ने देखा था इनकम फ्रॉम सैलरी में, जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेंशन दिया था आफ्टर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द सर्विस, वो सब हम लोग ने वहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में देख लिया था। अभी हम लोग को देखना है कि फैमिली पेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल से ये सब जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, अगर सी नॉर्मली अगर वो लोग का डेथ हो जाता है, तो ये सब वो लोग का जो पेंशन का अमाउंट है वो लोग की फैमिली को जाता है। दैट इज योर फैमिली पेंशन। मतलब इन द हैंड ऑफ द फैमिली अगर उन लोग ने रिसीव किया, फैमिली के हाथ में अगर पैसा आ जाता है, तो वो भी टैक्सेबल है। थोड़ा सा एग्जेम्पशन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप देख सकती हो कि 1/3 ऑफ योर फैमिली पेंशन, फॉर अज्यूम करना कि आपको 60,000 पेंशन मिला, 1/3 ऑफ योर टोटल पेंशन, मतलब जितना भी आपको टोटल मिला है पेंशन, उसका 1/3 इज योर एग्जेम्पशन अमाउंट। ओके, सो अज्यूम करना 60,000 आपको मिला, और 15,000, 1/3 ऑफ योर टोटल पेंशन, और 15,000 विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा वो आपको एग्जेम्पशन से माइनस करने मिलेगा, बाकी का आप उसको टैक्सेबल बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि अज्यूम करना कि 60,000 एज आपका फैमिली पेंशन आपको मिला है। 60,000 का 1/3 इज हाउ मच? 20,000। सो अगर 60,000 का अगर आपको 1/3 करना है, सो यू विल गेट 20,000 रुपीज। सो 20,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर, 15,000। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फैमिली पेंशन में से दैट इज योर 60,000 माइनस योर 15,000, सो यू विल गेट योर 45,000 एज योर टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट? फैमिली पेंशन हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा? डिविडेंड देखा। डिविडेंड अगर मुझे इंडियन कंपनी से मिल रहा है, दैट इज एग्जेम्प्ट, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, 1034 में वो एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। अगर मुझे म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिल रहा है, यूटीआई से डिविडेंड मिल रहा है, सो वो भी एग्जेम्प्ट है 1035 में। लेकिन फॉरेन कंपनी से मुझे डिविडेंड मिलेगा, सो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर नेक्स्ट हम लोग ने देखा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, उसका अगर लैंड इंडिया में सिचुएटेड है टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है 10 सबसेक्शन 1 में। लैंड आउटसाइड इंडिया है, फुल्ली टैक्सेबल। फिर हम लोग ने फैमिली पेंशन देखा, 1/3 ऑफ योर टोटल पेंशन फैमिली पेंशन, और 15,000 विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकम रिसीव बाय एमपी और एमएलए। अगर कोई भी पर्सन एमपी है, मतलब इनकम रिसीव बाय बोला है, तो वो लोग से अगर मिला मुझे, तो क्या होगा यहाँ पे? सो मुझे देखना पड़ेगा कोई भी अलावेंसेस मिला है, अगर ये लोग को कोई भी अलावेंसेस मिलता है ना, सो ये एग्जाम रखा हुआ है यहाँ पे, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एमपी एमएलए को सैलरी मिला गवर्नमेंट से, वो फुल्ली टैक्सेबल है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया? दो चीज़ है, अगर एमपी एमएलए ने कुछ रिसीव किया है, अगर वो लोग अलावेंसेस रिसीव करें, अलावेंसेस क्या क्या होता है, हम लोग ने इनकम फ्रॉम सैलरी में देखा है अलावेंसेस, अगर उसमें से कोई भी अलावेंसेस अगर एमपी एमएलए को मिल रहा है, दैट इज एग्जेम्प्ट, को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट से सैलरी मिल रहा है एमपी एमएलए को, दैट इज टैक्सेबल। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको?
सो आपको समझ गया, अगर आपको वो लोग को सैलरी मिल रहा है तो सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है, अगर अलाउंसेस मिल रहा है, अलाउंसेस हम लोग ने इनकम फ्रॉम सैलरी में देखा हुआ है, अगर वो सब मिल रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग को जो देखना है दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्सन है यहाँ पे बैठा हुआ है ऑफिस में, बॉस है। सो वो नॉर्मली जो होता है वो डायरेक्टर होता है। सो वो अगर डायरेक्टर सिटिंग फीस है अगर, सो वो वेदर एम्प्लॉय है या नहीं है उससे कुछ लेना देना नहीं है। डायरेक्टर सिटिंग फीस जो होगा वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा। समझ में आया? मतलब नॉर्मली कंपनी में क्या होता है, कंपनी में सिर्फ बैठने के लिए भी आते हैं डायरेक्टर लोग, तो वो लोग को बैठने का भी पैसा मिलता है, मतलब सिर्फ डिसीजन लेने आते हैं। सो लाइक वैसा रहेगा, हम्म, तो वो रहेगा वो। तो अगर बैठने के लिए है, अगर वो लोग कुछ बता रहे हैं तो भी वो टैक्सेबल रहेगा। फिर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो एम्प्लॉय है या नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉय होगा अगर तो भी वो टैक्सेबल है, एम्प्लॉय नहीं है तो भी वो टैक्सेबल है, क्योंकि है तो वो डायरेक्टर ही ना। एम्प्लॉय भी आपका डायरेक्टर बन सकता है। एम्प्लॉय मतलब कैसा, डायरेक्टर एम्प्लॉय कैसे होता है, अगर वो प्रॉपर आपके इधर से 9 बजे से 6 बजे से किसे 9 से 9 to 6 का अगर जॉब कर रहा है, प्रॉपर आपके ऑफिस में प्रॉपर बैठा है 9 to 6, तो वो एम्प्लॉय हो गया ना, नॉर्मल टाइम पे बैठ रहा है तो। समझ में आया? नहीं तो फ्रीलांसर्स हम्म, डायरेक्टर भी होते हैं तो वो एम्प्लॉय नहीं होंगे, फिर वो लोग फ्रीलांसर है, क्योंकि आपकी कंपनी का डायरेक्टर है। क्योंकि एक जन है ना, कम से कम 3-4 कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। सो आपकी कंपनी का ये डायरेक्टर होगा, हाँ, हो सकता है यही बंदा किसी और कोई कंपनी का डायरेक्टर हो, तो वो हर जगह थोड़ा थोड़ा जाके सब जगह बैठता होगा, तो उसको डायरेक्टर सिटिंग फीस मिलता है। तो वो फ्रीलांसर का हो गया, तो वो जो उसको क्या होता है, वो एम्प्लॉय नहीं है तो भी वो डायरेक्टर तो है ना, तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। इसके लिए यहाँ पे बोला वेदर एसएससी इज एम्प्लॉय और नॉट। नेक्स्ट आपको बताया इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे मैं आपको फर्स्ट इमेज में बताया था कि अगर मैं बैंक में जा रहा है कोई भी पर्सन, उसको वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है। थर्ड इमेज में या फोर्थ इमेज में हमने देखा था कि कोई कंपनी है, वो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, सो डिविडेंड मतलब डिबेंचर पे इन्वेस्ट किया आपने, सो डिबेंचर पे तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है ना, क्योंकि इक्विटी शेयर पे होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स पे होगा तो डिविडेंड मिलेगा, लेकिन डिबेंचर हुआ तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सो वो आपको पता होना चाहिए, बैंक इंटरेस्ट हो डिबेंचर इंटरेस्ट हो, सो वो टैक्सेबल है। लेकिन टैक्सेबल ऑन ग्रॉस बेसिस, दैट इज नेट प्लस टीडीएस। मतलब पूरे टैक्स में आपको कोई भी अमाउंट नेट अमाउंट नहीं लेना है। अगर नेट दिया है यू हैव टू ऐड बैक, तो आप किस उसमें से आपको इसमें ऐड करना है। क्योंकि हम लोग ने देखा था फर्स्ट हेड में भी देखा था हमने, इनकम फ्रॉम सैलरी में भी, तो हम लोग को नेट सैलरी देते थे तो हम लोग क्या करते थे, प्रोफेशन टैक्स जो डिडक्ट होता था, टीडीएस डिडक्ट होता था, जो भी डिडक्शंस होते थे हम लोग ऐड बैक कर लेते, क्योंकि हम लोग ग्रॉस अमाउंट ही लेते हैं, हम लोग नेट अमाउंट लेते नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। नॉर्मली क्या होता है, इनकम टैक्स रिफंड क्या होता है, मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर दिया। नॉर्मली दो चीजें होती है, इनकम टैक्स पेबल और इनकम टैक्स रिफंडेबल। सो अगर आपने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर दिया, फॉर अज्यूम करना कि कोई भी पर्सन का टैक्स जो पे करने को आ रहा है वो 10,000 आ रहा है, मुझे गवर्नमेंट को 10,000 टैक्स पे करना है, मैंने गलती से 12,000 टैक्स पे कर दिया, मेरे को लगा मेरा इनकम ज्यादा है और मैंने टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट करके 12,000 टैक्स पे कर दिया। अभी आपने यहाँ पे क्या किया, 2,000 टैक्स ज्यादा पे कर दिया, तो 10,000 पे करना था, आपने 12,000 पे कर दिया, मतलब 2,000 आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो इनकम टैक्स आपको रिफंड देती है। बट रिफंड आते आते ना भी 3 महीना लग जाता है। अगर वो भी आते आते लेट हो जाता है तो 3 महीना वो आपका पैसा यूज कर रही है, आप बोल सकते हो। तो जब अगर आपका पैसा अगर गवर्नमेंट यूज कर रही है तो उसके ऊपर वो आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी, एज ए इन्वेस्टमेंट ही होगा ना वो भी। तो 3 महीने का या 4 महीने का जितना अमाउंट लेट आया, वो अमाउंट का इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो भी टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट मतलब सब टाइप के इंटरेस्ट आ गया, लेकिन इनकम की बात कर रही हूँ मैं, इंटरेस्ट इनकम की बात कर रही हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है, अगर आपने लोन लिया होगा तो आपने लोन पे इंटरेस्ट पे किया होगा, सो वो आपका एक्सपेंसेस होगा, इट्स नॉट योर इनकम, इट्स एक्सपेंसेस। सो हम लोग वो इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं,
जो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट लाइक जो आपको मिला, जो भी टाइप का अगर बैंक इंटरेस्ट होगा, तो जो भी टाइप का अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, सिक्योरिटी भी हो सकता है, आजकल तो पोस्ट ऑफिस से भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट करके एक है, वो भी आप ले सकते हो, एज ए टाइप ऑफ शेयर ही है। तो वो सब टाइप पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, तो फिर नेक्स्ट बोला है यहाँ पे जो इनकम टैक्स का अगर आपको रिफंड आ रहा है, मैंने आपको बोला कि 3 महीना के बाद ही रिफंड आएगा, बट रिफंड तो आ रहा है, बट उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि है तो वो इंटरेस्ट ना, भले वो इनकम टैक्स रिफंड का होगा, लेकिन इंटरेस्ट तो आपने एक्स्ट्रा कमाया। इनकम टैक्स रिफंड का जो अमाउंट आया दैट इज योर्स अमाउंट, बिकॉज आपने एक्सेस पे कर दिया था तो अभी रिटर्न आ रहा है तो आपका ही पैसा, तो वो इनकम नहीं है आपका, समझ में आया। लेकिन उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो आपका इनकम है, सो वो आपके उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि इंटरेस्ट जो होगा वो टैक्सेबल है, लेकिन जो रिफंड इटसेल्फ इट्स नॉट अ टैक्सेबल, बिकॉज इट्स मेरा, ये तो मेरा ही पैसा है ना, ये कहाँ इनकम है। समझ में आ रहा है, ये इनकम नहीं है। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, ओके, ma'am. ओके। सो नेक्स्ट देख सकते हो आप कि अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट कमाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किया है, एक्सपेंसेस लाइक बैंक चार्जेस, कमीशन आर अलाउड एज अ डिडक्शन। मतलब कोई भी इनकम के सामने, कोई भी इंटरेस्ट इनकम के सामने आप ये सब एक्सपेंसेस अगर हो रहा है, बैंक चार्जेस, कमीशन चार्जेस, लाइक कुछ भी पे किया होगा आपने, सो वो इनकम के सामने हम आपको माइनस करने देंगे। फॉर एग्जाम्पल से आप बोल रहे हो कि बैंक इंटरेस्ट आया, मुझे 10,000 रुपये बैंक इंटरेस्ट आया, जो बैंक इंटरेस्ट के सामने आपने बैंक चार्जेस भी लाइक बैंक चार्जेस भी पे किया होगा ना। बैंक में अगर आपने डिपॉजिट किया है तो जरूरी नहीं है आपको इंटरेस्ट ही मिलेगा, कंपलसरी आपका बैंक चार्जेस भी कटेगा कुछ ना कुछ। आपको क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली 17 रुपये 18 रुपये कट जाता है, वो ऐप के लिए, नेट बैंकिंग लो, इंटरनेट बैंकिंग लो, वो सबके लिए 18 रुपये उसमें बैंक चार्जेस कट जाता है। फिर और भी कुछ फोलियो चार्ज कट जाता है, बहुत सारे हैं। स्टेटमेंट लिया तो 110 रुपये अलग से कटेगा, पासबुक खत्म हुआ तो अलग से चार्ज लगेगा, मतलब जो भी है आपका वो सब चार्जेस जो भी है वो सब आपका बैंक चार्जेस है। मतलब इंटरेस्ट कमाने के लिए अब पे आपका अगर कुछ अगर बैंक चार्जेस लगा होगा, सो दे आर अलाउिंग यू दो एज अ डिडक्शन, यू कैन माइनस फ्रॉम दैट। ओके, क्लियर एवरीवन? हेलो, क्लियर? Yes. Yes. सो नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कौन सा इमेज दिख रहा है? Gifts. ये गिफ्ट है, अभी मुझे किसी ने गिफ्ट दिया उसका भी क्या, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या, आपको क्या लगता है? नहीं लगना चाहिए. नहीं लगना चाहिए ना, लेकिन देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग। यहाँ पे चार्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा। डिपेंड्स आपको गिफ्ट किससे मिला है। तो यहाँ पे दो चीज में बाइफिकेशन किया हुआ है, रिलेटिव्स, नॉन रिलेटिव्स। अगर आपको गिफ्ट आपके रिलेटिव से मिल रहा है, जो मिलता नहीं है कभी, बट अगर आपको रिलेटिव से मिल रहा है, दैट इज योर एग्जेम्प्ट, क्योंकि रिलेटिव जो भी आपको इनकम देंगे दैट इज योर फैमिली, तो वहां से एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। वो लोग आपको कोई भी गिफ्ट दे, कैश गिफ्ट दे, नॉर्मल ऐसा पैकिंग गिफ्ट दे, कोई भी टाइप का गिफ्ट दे, वैल्यूएबल लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सको आप, ऐसा कुछ भी दो अगर वो लोग दे रहे हैं, दैट इज एग्जेम्प्ट। पहले बचपन में कैसा होता था, लोग अपने घर पे गेस्ट ऐसे आते थे तो फिर बच्चे लोग को देखे जाते थे ना, अपन बचपन थे तो बच्चे लोग को ऐसे देखे जाते हैं, 100 रुपीज 200 रुपीज ऐसा बच्चे लोग को देखे, तो है तो वो इनकम ही वो लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए है इनकम, बट रिलेटिव ने दिया है, तो वो लोग अज्यूम करते हैं कि एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में गया, सो वहां पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, फैमिली फैमिली हो गया वो, सो यहाँ पे हम लोग टैक्स नहीं ले रहे, दैट इज योर एग्जेम्प्ट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes. तो आपको यहाँ पे ये अज्यूम करना है कि अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज एग्जेम्प्ट। बट नेक्स्ट इज नॉन रिलेटिव। अगर आपको नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, मतलब कोई मेरा पहचान वाला नहीं है, सो कौन से ओकेजन में मिल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या कोई शादी में देके जा रहा है क्या, मैरिज वगैरह पे अगर आपको किसी ने देके गया, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ना, वो कवर्स देते हैं हम लोग आजकल, तो गिफ्ट तो बहुत कम हो गया है, दे देते हैं लेकिन आजकल तो कवर्स ही देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता ना गिफ्ट क्या देना है,
कवर में डाला 500, 1000, 200, 2000 जो भी डालना है वो अपन ने डाल के कवर में दे दिया शादी में। आजकल तो यही चल रहा है। तो अगर मैरिज में भी अगर किसी ने ऐसा पैसा वगैरह दिया, सो वो भी एग्जम्प्ट है। मतलब इसके लिए लोग यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल से किसी को यहाँ पे 50,000 देना है, 1 लाख रुपए देना है, तो अगर वो लोग को टैक्स बचाना है ना, तो लोग ऐसा प्लान कर दो कि ये सब पैसा संभाल के रख, मेरे को शादी में आके देके चलना। तो उसको क्या अज्यूम करेंगे हम लोग? हम लोग उसको तो यही मानेंगे ना कि आपको ये शादी में आया है गिफ्ट, ये जो पैसा आया है उसको भी गिफ्ट ही है। सो वो पैसा जो आया है गिफ्ट कवर, वो मैरिज में आया है, दैट इज योर एग्जाम्प्ट इनकम। लोग ये टैक्स प्लानिंग करते हैं इसमें भी। समझ में आया? अगर किसी को भी अगर कभी पैसा लेना होगा तो बोलने का भाई शादी में देके जा, या रिलेटिव्स के थ्रू पहुंचा। तो मेरा तो एग्जाम्प्ट हो गया ना, मुझे तो उसने दिया, मेरे लिए एग्जाम्प्ट हो गया वो। शादी में दो तो भी एग्जाम्प्ट है, रिलेटिव से आया तो भी एग्जाम्प्ट है। समझ में आया? वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो शादी में भी और रिलेटिव से इतना पैसा आता भी नहीं है जो हम लोग को टैक्स पे करना पड़े। बट अगर इन केस अगर आ जाता है, लोग टैक्स प्लानिंग करने के चक्कर में गए और आ जाता है, तो एग्जाम्प्ट हो जाता है एक्चुअली। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अदर केस, अदरवाइज अगर आप बोल सकते हो, जैसे कि गिफ्ट हम लोग को रिलेटिव ने दिया तो एग्जाम्प्ट है, नॉन रिलेटिव में दिया तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ओकेजन क्या है। अगर शादी का ओकेजन है तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन इसके अलावा कोई और केसेस हुआ, सो अप टू 50,000 तक एग्जाम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल से मेरा बर्थडे है और आप लोग ने मुझे गिफ्ट दिया, अज्यूम करना कि आप लोग मुझे यहाँ पे कैश देके जा रहे हो, आपने मुझे 51,000 रुपीज, अब नॉर्मली 50 दे सकते, आप लोग 50 देने वाले थे, बट आप लोग ने क्या सोचा, शगुन के तौर पे हम लोग 51,000 देते हैं, 50 अच्छा नहीं लगेगा, तो आपने 51,000 मुझे कैश दे दिया, बर्थडे गिफ्ट दिया। सो अभी यहाँ पे क्या से ऐसा आता नहीं है, बट अगर इनकेस आया तो अब मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो आपको, आपने मुझे 51,000 रुपीज एज अ बर्थडे गिफ्ट दिया कवर में। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मेरे लिए आप रिलेटिव हो गया नहीं, रिलेटिव होता तो एग्जाम्प्ट हो जाता, नॉन रिलेटिव में आ रहे हो, लेकिन आपने मुझे शादी में दिया क्या, नहीं, क्योंकि शादी में दिया होता तो एग्जाम्प्ट हो जाता। आपने मुझे अदरवाइज दिया, ऐसे ही बर्थडे के लिए दिया, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, बोला है एग्जाम्प्ट अप टू 50,000। तो आपने मुझे कितना दिया, 51,000 दिया। सो यहाँ पे 51,000 इज फुल्ली टैक्सेबल। डोंट अज्यूम दैट कि एग्जाम्प्ट अप टू 50 बोला है, दैट मीन्स 51 माइनस 50 कर देती हूँ, नहीं। एग्जाम्प्ट अप टू 50,000 दैट मीन्स गिफ्ट के लिए आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर गिफ्ट 50,000 तक मिला ना तो माफ है, 50,000 के ऊपर इवन अ 1 सिंगल रुपी भी अगर आपको एक्स्ट्रा मिला ना, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर हुआ? यस ओके, सो आपको ये चार्ट याद रखना पड़ेगा गिफ्ट के लिए। सो हम लोग ने अभी तक यहाँ पे जो देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्या क्या पॉइंट्स था। मैंने सब कवर अप किया यहाँ पे थियोरी में, बट मेरा ये पॉइंट रह गया था सबलेट वाला। यहाँ पे मैंने इसको इन थियोरी में कुछ लिया नहीं है, बिकॉज इन थियोरी में इसका कुछ पार्ट नहीं है। सबलेट फॉर रेंट मतलब मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था कि आप खुद ऑलरेडी रेंट पे हो और आपने खुद आगे लेट आउट किया है, दैट इज योर सबलेट। सो अगर वहां से भी अगर आपको इनकम आ रहा है ना, तो दैट इज योर फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आया? मतलब यहाँ पे भी आपको टैक्स लगेगा, लेकिन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझो आपको? यस ओके। सो हम लोग ने अभी तक क्या क्या देखा, कि अगर मुझे इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिले, और क्या क्या देखा, आपने कैजुअल इनकम ली, अगर आपने कुछ कमा लिया, सबलेट फॉर रेंट हुआ जैसे कि, ये एग्रीकल्चर इनकम हुआ, तो हम लोग ने वो सब देखा। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो भी फुल्ली टैक्सेबल है। फैमिली पेंशन का आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज 1/3 ऑफ, क्या था फैमिली पेंशन का, 1/3 ऑफ योर फैमिली पेंशन, और 15,000 विच एवर इज लोअर। मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, 60,000 वाला एग्जाम्पल था, 60 में से 20 आपको आया, 1/3 किया तो आपने 60 डिवाइड बाई 3, दैट इज योर 20,000। सो आपको यहाँ पे कंपेरेबल करना है 20,000 और 15,000, विच एवर इज लोअर, 15,000 इज लोअर। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 60,000 मुझे फैमिली पेंशन मिला, उसके बाद मैं उसमें से 15,000 में माइनस करूंगी, तो 45 इज टैक्सेबल। क्लियर? यस हमने डिविडेंड देखा कि अगर आपने इंडियन कंपनी में डिविडेंड किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से डिविडेंड आ रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो एग्जेम्प्ट है। फॉरेन कंपनी एग्जाम में किया है तो वो फुल्ली टैक्सेबल। टैक्सेबल यस।
उसके बाद नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इनकम देखा हम लोग ने कि अगर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया है सो एग्जेम्प्ट, लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, वो हम लोग ने देखा। फिर कैजुअल इनकम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, कुछ नहीं करके भी आपने कमा लिया, दैट इज लॉटरी हो गया, हॉर्स रेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया एंड बैटिंग हो गया। नॉर्मली बैटिंग यहाँ पे स्पोर्ट्स का लिखा हुआ है मैंने, नॉर्मली आप किसी में भी बैटिंग लगा सकते हो, टाइप ऑफ ड्रीम 11 ही होता है ये भी, वहां से भी इनकम हो गया। अदरवाइज आप बोल सकते हो कि आपने केबीसी वगैरह होता ना, कौन बनेगा करोड़पति, वहां से, या फिर टीवी क्यू शो वगैरह होता है, टीवी टेलीविजन का अगर कुछ अवार्ड वगैरह ऐसा कुछ रहता है ना, इनकम वगैरह आपने जीत लिया, तो वो भी आपका कैजुअल इनकम ही है, क्योंकि केबीसी वगैरह में भी आपने कुछ किया नहीं है, ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ी किया है कुछ, आप ऐसे ही जीत के आ रहे हो ना, मतलब जवाब दिया वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करके भी आपको पैसे मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने वो सब चीज में, तो भी आपको मिल रहा है। तो टीवी टेलीविजन शो वगैरह जो भी होता है उसमें अगर आपने पैसे कमाए, दैट इज योर कैजुअल इनकम। फैमिली पेंशन तो हम लोग ने ऑलरेडी देख ही लिया है, तो आपको ये याद रखना है, इसको कंसिडर मत करना नॉर्मल पेंशन है, मैंने आपको बताया फैमिली को मिलता है ये पेंशन आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, ऐसा कुछ बोल सकते हो। फिर ये हम लोग ने देखा कोई भी अलावेंसेज अगर ये लोग को मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल है, सैलरी मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। फिर डायरेक्टर को अगर सिटिंग फीस मिल रहा है तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो एम्प्लॉई है या नहीं, बिकॉज अगर एम्प्लॉई मतलब फुल टाइम डायरेक्टर है या पार्ट टाइम डायरेक्टर है, क्योंकि फुल टाइम होगा तो एम्प्लॉय होगा, पार्ट टाइम होगा तो एम्प्लॉय नहीं होगा। हम लोग को वो नहीं देखना है कि फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है, अगर वो कोई भी डायरेक्टर को डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रहा है दैट मीन्स वो फुल्ली टैक्सेबल है। समझ में आया? फिर हम लोग ने इंटरेस्ट का डिस्कस किया कि इंटरेस्ट जो भी अमाउंट लेना है हमको वो ग्रॉस अमाउंट पे ही टैक्सेबल होगा, सो ऑलवेज आपको ग्रॉस अमाउंट ही लेना है। फिर हम लोग ने कोई भी टाइप का इंटरेस्ट होने तो वो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर मैंने आपको ये भी बताया कि इनकम टैक्स रिफंड जो है वो मेरा इनकम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है दैट इज योर इनकम, सो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके रिलेटेड अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस किया है सो हम आपको वो भी माइनस करने दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने गिफ्ट का डिस्कशन किया था, रिलेटिव नॉन रिलेटिव, रिलेटिव से मिला तो एग्जाम्प्ट है, नॉन रिलेटिव से मिला तो मुझे ओकेजन चेक करना पड़ेगा कि मुझे मैरिज में मिला है या अदरवाइज मिला है, मैरिज में मिला है तो भी एग्जाम्प्ट, अदरवाइज मिला रहेगा तो 50,000। क्लियर हुआ? क्लियर Yes. एवरीवन? ओके, सो वी हैव Yes. डन विद द फिफ्थ हेड दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हम लोग ने 5 हेड्स ऑफ इनकम पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, so we'll Okay. continue next topic